Hello student, this time class 9 chemistry chapter number 2 is matter around us pure. अगर इस टॉपिक को एज अ क्वेश्चन हम ले तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ये पता हो कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही है. इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, व्हाट आर मैटर्स. मैटर्स एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर. मैटर को हमने फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी पर के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था एंड दे वर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इस चैप्टर में हम मैटर को फर्दर क्लासिफाई करने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन. अब बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर. नाउ व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर क्या होता है? प्योर substances are those substances which contain only one type of particle. ऐसे substances, ऐसा matter which have only one type of particle are known as pure substances. Say for example, मैं एक glass of water की बात करता हूं. अगर इस ग्लास में पानी भरा हुआ है तो ये वाटर जो है H2O है, इसका केमिकल कंपोजिशन. और इस वाटर को मैं फर्दर कितना भी ब्रेक डाउन करूं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी हमको क्या मिलेगी? H2O, यानी कि H2O के मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे. अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फर्दर हम इसे आगे डिस्कस करेंगे. अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl इज कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो NaCl को और फर्दर छोटा मैं क्लासिफाई या सब पार्ट्स में नहीं तोड़ सकता. NaCl इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी प्रेजेंट. जो सबसे छोटा एंटिटी या सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें टेबल सॉल्ट से मिलेगा वो होगा यही. अगर इसको फर्दर और तोड़ना है तो वो केमिकल प्रोसेस कर सकते हैं और वहां पे हमें दूसरे कंपोनेंट जैसे सोडियम अलग मिल जाएगा और क्लोरीन अलग मिल जाएगा. सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्योर मिल्क की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है. क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है? भाई मिल्क के अंदर मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. वाटर प्रेजेंट होता है. ये पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ मैटर से नहीं बना हुआ है या एक टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बना हुआ है. यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिलकर पूरा एक कंपोनेंट बना रहे हैं या एक मैटर बना रहे हैं. तो इस केस में जो प्योर मिल्क है वो भी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, वो इम्प्योर सब्सटेंस है. और क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि वो अलग 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 छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. सो यहां पर हम देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? These are the substances which cannot be further simplified. Simplified होंगे तो इनकी स्मॉलेस्ट एंटिटी जो होगी वो क्या होगी? एटम्स होगी. एलिमेंट्स क्या हो गए? ऐसे सब्सटेंसेस जो इससे ज्यादा और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते. उनकी जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है वो होती है एटम. अब सब एटॉमिक लेवल पर बात करें तो एटम्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बट वो सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल की बात हो रही है.
यहां हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर के रिगार्डिंग। सो मैटर के सेंस में अगर हम यहां पे बोले तो इस मटेरियल, इस सब्सटेंस को फर्दर और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। और जहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम होती है, एटम बेसिकली जैसे एक लिविंग सेल होता है, छोटे छोटे लिविंग सेल्स कंबाइन होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। वैसे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर एक जो सब्सटेंस तैयार होगा उसे हम क्या बोलेंगे? यहां पर एलिमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कॉपर, क्यूप्रस उसका Cu, क्यूप्रस साइंटिफिक नेम, आयरन, फेरस, फेरिक लैटिन नेम, उनके उसका लैटिन नेम जो होता है कंपाउंड्स के साथ बेसिकली इसे फेरस या फेरिक बोला जाता है, लैटिन नेम फेरम होता है। ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, मर्क्यूरी Hg दैट इज हाइड्राजायरम, गोल्ड दैट इज Au, ऑरम। और इनफैक्ट जो जेम्स आप पहनते हैं, जेम्स कहने के लिए हीरा, पन्ना, एमेरल्ड्स और सफायर, रूबी, ये जो नक्षत्र वाले जो स्टोन्स, पत्थर हम पहनते हैं अंगूठियों में जनरली, दे ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस अगर मैं उससे किसी नीलम पत्थर को, है ना, उसे और तोड़ूंगा तो ऐसा तो नहीं वहां से वो एक नॉर्मल पत्थर बन जाएगा, एक मतलब कंकड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसका, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, वो भी उस नीलम के फॉर्म में ही रहेगा, वो स्टोन के फॉर्म में ही रहेगा। दे आर, उससे ज्यादा हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी हमने देखा, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, गोल्ड, ये सारी चीजें क्या है? प्योर सब्सटेंस। अब इन एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके और न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। When two or more elements combine chemically in a fixed ratio, they form compounds. देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, two or more elements in a fixed ratio, हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगा। अब इसको हम समझते हैं, जैसे अगेन यूनिवर्सल चीज ले लेते हैं, वाटर। तो यहां पर रेडीली अवेलेबल हमें जो होता है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वो वाटर होता है। तो मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं। चाहे पीने का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, रिवर का हो, ओशियंस का हो, या जो ड्रेनेज सिस्टम में वाटर फ्लो हो रहा है वो वाटर हो, उन सारे ही वाटर की अगर मैं बात करूं तो उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। ऐसा नहीं कि पीने का पानी है तो वो H3O, या फिर ड्रेनेज सिस्टम का है तो वो HO हो जाए। कहीं का भी वाटर हो, वो चाहे अमेरिका का हो, इंडिया का हो, छत्तीसगढ़ का हो, भिलाई का हो, कहीं का भी पानी हो, वो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। So when two or more elements combine chemically in a fixed ratio, they form compounds. The smallest entity is molecule. अब इन सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होती है? यहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी हो जाती है मॉलिक्यूल। अगर एलिमेंट्स के केस की बात कर रहे थे तो एलिमेंट के केस में क्या हो रहा था? एटम्स हो रहा था। और कंपाउंड के केस की हम बात करें तो यहां पर ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? जैसे दो हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म H2O. 2H2 plus O2 gives 2H2O. यहां पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
मतलब अगर मैं जो वाटर के केस में बात कर रहा था, अगर ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज H2O। सिमिलरली रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, NaCl। क्या फॉर्म करेगा, NaCl। सो यहां पर जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को अगर मैं छन्नी से फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दूं तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, या फिर सिंपल वो छन्नी जिसे अपन घर में यूज करते हैं, अगर नमक उससे मैं पास कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, है ना। तो यहां पर हम इसे सिंपल जनरल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट हो सकता है बट बाय केमिकल प्रोसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर वाटर के अंदर हम करंट पास कर दे तो हाइड्रोजन एक टर्मिनल पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक टर्मिनल के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है वाटर में मिक्स कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, वो आयंस के फॉर्म में उस मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे। Components can be separated only by chemical process or electrochemical reactions. Compounds do not retain the property of parent element. Again, यहां पर मैं अगर वाटर के केस की ही बात कर लेता हूं। नाउ वाटर का केस क्यों ले रहा हूं, देखिए 2H2 plus O2 gives 2H2O। नाउ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज अ गुड फ्यूल। रॉकेट प्रोपल्शन में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी कंबशन प्रोसेस होता है। देखो हाइड्रोजन फ्यूल है, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसे एज अ फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। देखिए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम रॉकेट में यूज करते हैं, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ बर्निंग, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना है उसे हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कहीं आग लगी है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है पानी डालना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे मत डाल दीजिएगा पानी, आग लग गई है तो चलो पानी डाल दिए। अगर नॉर्मल एक ऐसी केस की बात करें, आग लग गई है तो आग बुझाना है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, वाटर सैंड ये सारी चीज। तो वाटर यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। अब देखो जो पेरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, जो कंपाउंड के पेरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इससे एकदम अलग ही टाइप की प्रॉपर्टी इसका कंपाउंड शो कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है, जो कंपाउंड मिल रहा है, वो टोटली डिफरेंट है। सिमिलरली एक और कंपाउंड की हम बात करें, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। नाउ आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है, जनरली इसे अपन केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्लोरीन बहुत ज्यादा पॉइजनस है, एज अ डिसइंफेक्टेंट हम इसे यूज करते हैं, बट इनके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड मिल रहा है NaCl, वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे डेली लाइफ में बिना नमक की सब्जी या बिना नमक की दाल ये खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए
ये बहुत ज्यादा विग्रस है, रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा विग्रस है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन उससे जो कंपाउंड मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। उसके बिना हमारा खाना खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कंपाउंड के बारे में? दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स। सोडियम क्लोरीन से टोटली अपोजिट या बिल्कुल ही अलग इसका नेचर रहेगा NaCl का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट नेचर वाटर का रहेगा। सो इन कंपाउंड्स दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर H2O, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड दो ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कंबाइन होकर CO2 फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, कंपाउंड में आ गई। हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। सो प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें स्मॉलेस्ट एंटिटी जो मिलेगी एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें सब एटॉमिक लेवल की बातें हो गई। ये यहां पर हम नहीं देख रहे, यहां मैटर के सेंस में बात कर रहे हैं। तो यहां पर स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारे लिए क्या होगी, एटम होगी। और अगर कंपाउंड के केस की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंटिटी यहां पर क्या हो गई, मॉलिक्यूल्स हो गई। बेसिकली जब दो एलिमेंट, एक टाइप का एलिमेंट कंबाइन होता है बार बार, तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। बार बार कहने का मतलब ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, ये फॉर्म किया ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, इस तरीके का। सो ये हम फर्दर ज्यादा डिटेल में मॉलिक्यूल्स के बारे में कमिंग आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर यहां पर अगर हमें समझना है कंपाउंड्स के बारे में तो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो गई, यहां पर मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके कंपोनेंट्स हम जनरल फिजिकल छान कर या कुछ विनोइंग, थ्रेशिंग, ये सारी चीजें, विनोइंग जो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसी प्रोसेस से हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। यहां पर हमें केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कराना पड़ेगा कंपाउंड्स में, ताकि हम उसके जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स है उनको सेपरेट कर सके। दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट्स, जो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसके अलावा अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस? इम्प्योर सब्सटेंसेस आर बेसिकली those substances which contain more than one type of particle। अब यहां पर जनरली एक ही टाइप का पार्टिकल था, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स जब मिलेंगे, कंबाइन होंगे, तब जो सब्सटेंस मिलेगा हमें वो होगा क्या, इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे मिल्क के केस में बात कर रहे थे, मिल्क फैट, मिल्क शुगर, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन, वाटर, इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हमने मिक्स किए तब जाके हमें एक प्योर मिल्क मिला, लेकिन वो कहने के लिए प्योर मिल्क है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो इम्प्योर सब्सटेंस है। सो अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, दे आर बेसिकली मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स? अब इन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को अगर हम किसी रैंडम प्रोपोर्शन में मिक्स कर दे, जरूरी नहीं है फिक्स रेशियो में नहीं, रैंडम, ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन के साथ अगर हम मिक्स कर दे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, नो फिक्स्ड रेशियो एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा यहां पर, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा हमें यहां पर, बस सिंपल एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं या खिचड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब वो क्या चीज है, लेट अस सी।
नमक और शक्कर दोनों को अगर हम मिक्स कर दे, है ना, नमक और शक्कर दोनों को हम मिक्स कर दे तो कोई नई चीज तो नहीं बन जाती है, वो बेसिकली एक मिक्सचर है। सॉल्ट को अगर मैं पानी में मिक्स कर दूं, इस हाथ में मैंने 2 चम्मच नमक लिया और ये पानी का गिलास है, अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा तो नहीं नया चीज मिल जाएगा, कुछ नया सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर के केस में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स बस रैंडमली उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। जैसे नमक को रेत के साथ मिक्स कर सकते हैं, शक्कर को रेत के साथ मिक्स कर सकते हैं, तो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर्स जनरली कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है वहां पर, और जब इनको मिक्स कर रहे हैं तो वहां पर कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। लेकिन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। H2O, है ना, यहां हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये जरूरी कंपोजिशन है, मतलब यहां पे एक फिक्स्ड रेशियो है। लेकिन यहां मिक्सचर के केसेस में अगर हम बात करें तो यहां पे कोई फिक्स्ड रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो शुगर सॉल्यूशन हो सकता है। अब ये क्या है भाई, शक्कर लिया, पानी में घोल दिया, क्या तैयार हो गया, शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। टी, चाय जो हम पीते हैं वो बेसिकली उसमें शक्कर भी होती है, चाय पत्ती, दूध होता है, पानी होता है, और स्वाद के लिए अदरक का जूस, जिंजर जूस भी अपन यूज करते हैं। सो टी इज ऑल्सो अ मिक्सचर। सॉइल डिफरेंट कंपोनेंट से मिक्स होकर सॉइल फॉर्म होता है। एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है। अगर एयर कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी सेवरल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो यहां पे इस रूम में या हॉल पे या आपके आजू बाजू जो भी एयर प्रेजेंट है वो कैसी है, मिक्सचर है। वहां पे वेरिएबल कंपोजिशन है, ऐसा नहीं है फिक्स कि 2 ही हाइड्रोजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, 2 ही कार्बन है, ऐसा नहीं। वहां पर वेरिएबल कंपोजिशन है। तो मिक्सचर क्या हो गया, जहां पर वेरिएबल कंपोजिशन हमें मिलता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब भाई नमक का सॉल्यूशन हमने तैयार किया, इवोपरेशन आप जानते हैं, ठीक है, ले जाके धूप में रख दो उस सॉल्यूशन को, हार्डली 1-2 दिन में आपको क्या होगा, वाटर वहां से इवोपरेट हो जाएगा और नमक की परत जो है वो बर्तन के साइड में हमें दिखने लगेगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर नमक और रेत को मिक्स कर दिया गया है तो इन मिक्सचर्स के अगर जो कंस्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, नमक और सैंड का जो मिक्सचर है पानी में मिक्स कर दीजिए। अब क्या होगा, रेत तो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, नमक जो है वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसे छान लीजिए, रेत सेपरेट हो गई और यहां पे तैयार हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं, नमक सेपरेट कर सकते हैं बाय इवोपरेशन मेथड। तो यहां पर अगर हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट की बात करें, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। और इस चैप्टर में बहुत बड़ा टॉपिक हमें इसके रिगार्डिंग पढ़ना है, फिजिकल मेथड, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। दे रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अगेन यहां पर अगर कंपाउंड के केस की बात करें तो कंपाउंड के केस में क्या हो रहा था, पेरेंट एलिमेंट के कोई प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही थी हमें। लेकिन यहां मिक्सचर के केस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो पेरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी हमें उनके मिक्सचर्स में दिखेगी। जैसे पानी और शुगर का सॉल्यूशन मैंने तैयार किया तो ऐसा नहीं कि वो पानी कड़वा हो जाएगा। शुगर कैसा है, उसका जनरल प्रॉपर्टी कैसा है, वो स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन भी कैसा होगा भाई, मीठा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि वो खट्टा हो जाएगा या नमकीन हो जाएगा। उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे बदलेगी नहीं।
वेरिएबल कंपोजिशन, सिमिलरली हम सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए भी बोल सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन वो कैसा होगा, नमकीन होगा, जितना ज्यादा नमक होगा उतना ही ज्यादा वो खारा लगेगा। नाउ यहां पर मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन, कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं। 2 कप आपने रेत ले ली, 1 कप शक्कर ले लिया, मिक्स कर दिया, मिक्सचर तैयार। ठीक है, आधा कप रेत ले ली, 5 कप शक्कर ले लिया, मिक्स कर दिया, मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहां पर वेरिएबल कंपोजिशन होती है और वहां से मिक्सचर हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 हाइड्रोजन उठाए और 1 ऑक्सीजन उठाया, कंबाइन किया, वाटर मिल गया ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में ये डिफरेंस है। बेसिकली हम देख सकते हैं यहां पर डिफरेंस हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर वेरिएबल कंपोजिशंस होते हैं। सॉइल अलग मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है, अमाउंट डिफरेंट अमाउंट्स में हम ले सकते हैं। सॉइल को अलग अमाउंट में ले लिया, वाटर को अलग अमाउंट में ले लिया, सैंड प्लस वाटर, रेत में पानी को डाल सकते, पोर कर सकते हैं, ठीक है, या पानी में रेत को पोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वेरिएबल कंपोजिशन के साथ हम मिक्सचर्स तैयार कर सकते हैं। नाउ मिक्सचर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड, मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर हम यहां देख लेते हैं, मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स बेसिकली होते 2 टाइप के हैं। अब ये 2 टाइप क्या है, फर्स्ट जो टाइप है जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे अगर नमक को पानी के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो पानी का कोई डिफरेंट कलर नहीं हो जाता, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर एकदम प्योर सॉल्ट है तो वो क्या होगा, कलर चेंज नहीं करेगा। तो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो ऐसे सॉल्यूशन या मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। प्योर ये हटा देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म तो ये होता है हेट्रोजीनियस। नाउ ये भी फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशन में। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन मिक्सचर्स की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिनका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहां पे हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे वाटर एंड सैंड, तो ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अगर होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, शुगर या सॉल्ट इन वाटर, जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो कोई डिफरेंट कंपोजिशन या कलर चेंजेस या कुछ इस तरीके की चीजें हमें नहीं दिखेगी। तो ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो तैयार हो रहा है वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स का है। और सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, हेट्रोजीनियस, एग्जांपल जैसे सॉल्ट प्लस शुगर हो सकता है, सॉल्ट प्लस सैंड हो सकता है, और बहुत सारे मिक्सचर्स आप इमेजिन कर सकते हैं जिसको आप फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क भी एक क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क इज इम्प्योर सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। ठीक है, अब प्योर डेली लैंग्वेज में हमारे लिए मिल्क क्या होता है, प्योर मतलब उसमें पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वह बिना पानी के तो मिल्क तैयार ही नहीं हो सकता ना भाई। तो यहां पर मिल्क क्या है, मिक्सचर है। सो हमने बेसिक जो चैप्टर में डिस्कस करना है उसका एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देख लिया है। द इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट इज द मिक्सचर्स।
अगर इम्प्योर सब्सटेंसेस की हम बात करें तो these can be further classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. So what are homogeneous mixtures? Homogeneous mixtures are those mixtures where we can see only one phase या single phase. यहां पर सिंगल फेज का मतलब क्या है? से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बीकर में वाटर लेता हूं और उसमें मैं अगर सॉल्ट ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ऐसा तो नहीं पानी का कलर चेंज हो जाएगा या पानी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। पानी में चेंजेस आएंगे, फिजिकली जो चेंजेस है वो हमें नहीं दिखेंगे। एज इट इज वो जैसा पानी पहले क्रिस्टल क्लियर वाटर था, वैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन बना देने के बाद भी वो क्लियर सॉल्यूशन ही रहेगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स वेयर वी सी ओनली सिंगल फेज। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें तो यहां पर जनरली टू और मोर फेजेस देखने को हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सैंड को वाटर में ऐड कर देता हूं तो सैंड तो डिसॉल्व होने वाला नहीं है पानी के अंदर, तो यहां पर मैं पार्टिकल्स को सेपरेटली देख सकता हूं, वाटर को अलग और सैंड को अलग। तो ऐसे सॉल्यूशंस या और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मिल्क का एग्जाम्पल। मिल्क वाटर के अंदर अगर मैं मिल्क शुगर, लैक्टोज, मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन ये सारी चीजें मिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो मिक्सचर से मिलती है और अलग अलग पार्टिकल्स से मिक्स होकर बनी हुई है, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जहां पर हम पार्टिकल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। जनरली होमोजीनियस मिक्सचर के केस में ये पार्टिकल्स अलग अलग हमें नहीं दिखेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स बेसिकली दे आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? यहां पर क्योंकि हमें एक सिंगल फेज देखने को मिलता है। शक्कर को अगर पानी में मिला दें तो पानी का कलर चेंज नहीं होने वाला, जैसा पहले पानी का कलर था, जो भी ट्रांसपेरेंट था, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। सिमिलरली शुगर मिलाने के बाद ऐसा कुछ वो ट्रांसपेरेंट की जगह ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक नहीं हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो लेकिन शुगर जो हो वो साफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं गंदी शक्कर अगर हम मिला दे तो फिर कलर चेंज हो सकता है। साफ अगर शक्कर हमने पानी के अंदर मिलाई है तो उसके कलर चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन। अगर इनके पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, ऑल्दो जैसे ये बीकर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं स्टार से। तो स्टार ये कहां आके एडजस्ट हो गए हैं भाई? ये जो भी स्पेसेस है लिक्विड में, ये उन जगह पर आकर एडजस्ट हो गए यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि सब नीचे ही एडजस्ट हो गए या सिर्फ कंटेनर के अलोंग एडजस्ट हो गए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और पार्टिकल हमें नहीं दिखेंगे यहां पर। ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और ये हमें नहीं दिखने वाले। इनके अगर साइज की बात करें तो ये बेसिकली होते हैं 0.1 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। मतलब पार्टिकल का साइज जो होगा वो 1.1 to 1 नैनोमीटर। एंड व्हाट इज नैनोमीटर? अगर 1 नैनोमीटर की हम बात करें तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब इमेजिन कर सकते हैं आप, वो नेकेड आइज से हम चीजों को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है यहां पर। तो साइज ऑफ पार्टिकल, जो भी नमक के पार्टिकल्स है या शक्कर के पार्टिकल्स है, उनका साइज यहां पर क्या है? 0.1 to 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। ये जो पार्टिकल्स है, अगर मैं सॉल्यूशन बनाने के बाद इसे रख दूं
आधा 1 घंटा या 1 दिन 2 दिन, तो ऐसा नहीं होगा कि ये शक्कर या ये नमक के पार्टिकल्स सेटल डाउन, ग्रेविटी के एक्शन के अंडर ये सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, ऐसा भी नहीं कि हमने अगर छन्नी से छान लिया, इससे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया तो नमक सेपरेट हो गया या शक्कर सेपरेट हो गई और पानी अलग हो जाएगा। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। दे डू नॉट स्कैटर लाइट। अगर मैं एक बीकर लिया और उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने बनाया, प्रिपेयर किया, अब इससे मैं अगर लेजर लाइट पास करूं, दिस इज द बीकर, और यहां से मैं अगर लेजर लाइट पास करूं तो यहां पर मुझे कोई पाथ नहीं दिखेगा लाइट का, यहां पर कोई भी पाथ लाइट का नहीं दिखेगा। यहां पे मैंने स्क्रीन रख दिया तो लेजर की इमेज डायरेक्टली यहां मिलेगी हमें, लेकिन यहां पर पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। स्कैटर नहीं करेंगे मतलब फैलाएंगे नहीं, डिस्पर्स नहीं करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स ट्रू सॉल्यूशन, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बेसिकली यहां पर 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं, और जो पार्टिकल्स हम किसी चीज में मिक्स कर रहे हैं वहां हम इन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हमें क्लियरली दिखेंगी। क्लियरली भी बोल सकते हैं, किसी केस में वो क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो यहां पर हमने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को। दे आर कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जहां पर पार्टिकल्स तो मिक्स्ड है, अलग पार्टिकल्स है, लेकिन वो नेकेड आइज के थ्रू नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस जनरली क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्लड, जेली, मिल्क, ये सारी ही चीजें क्या होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये ब्लड का कलर हमें कैसा दिखता है, रेड दिखता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। अगर आपने ब्लड देखा होगा तो ब्लड में आप अलग अलग बता नहीं सकते ये WBC है, ये RBC है, या ये प्लेटलेट्स है। इस तरीके से हम नेकेड आइज से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। और अगर इन पार्टिकल्स के साइज की हम बात करें तो वो बेसिकली 1 to 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। मतलब होमोजीनियस के कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली 10 to power 3 यानी कि क्या हो गया, 1000 टाइम्स बड़े होते हैं। अब 1 to 1000 ऐसा भी हो सकता है 300 या 400, 500, 1000 नैनोमीटर तक के जितने भी डायमीटर में पार्टिकल्स है वो सारे ही किसमें आ जाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज में आ जाते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। अगेन अगर मैं फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन कर दूं, ब्लड को अगर मैं छान देता हूं फाइन पेपर क्लॉथ या फिल्टर पेपर से, तो यहां पर ब्लड के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, आरबीसी अलग, WBC अलग, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं मिल्क पास कर रहा हूं इस फिल्टर से, तो ऐसा तो नहीं कि शुगर, मिल्क शुगर अलग हो गया, मिल्क फैट अलग हो गया, मिल्क प्रोटीन अलग हो गया, इस तरीके की चीजें हम नहीं देख सकते कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अब इनके पार्टिकल्स जो है वो जनरली सेटल डाउन तो नहीं होते हैं ग्रेविटी के एक्शन में, लेकिन हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, जब ड्रायर एक्टिवेट होता है, ड्रायर काम कर रहा है, तो मशीन बहुत ज्यादा फास्ट, वो जो मशीन का ड्रम होता है वो बहुत ज्यादा फास्टली रोटेट करने लगता है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, छोटे छोटे ड्रम में पोर्स है। अब पोर्स के थ्रू पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन कपड़े ड्रम के अंदर ही रह जाते हैं। तो अगर मैं ब्लड सैंपल, जैसे ब्लड टेस्टिंग होती है, तो ब्लड टेस्ट
अगर ब्लड के पार्टिकल्स की हम बात करें तो ब्लड के पार्टिकल्स अगर बहुत स्पीडली हम रोटेट कर दें तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स अलग अलग सेटल डाउन हो जाएंगे। आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग, ये सारी चीजें हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। सो कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मक्खन निकालना, बटर मिल्क से हम बटर सेपरेट कर सकते हैं, बहुत विग्रस उसमें रोटेशन हम करते हैं जिससे क्या होता है, बटर जो है वो ऊपर आ जाता है बटर मिल्क से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में जनरली पूछा भी जाता है, टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? अगर मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां लाइट नहीं है और कहीं एक छोटा सा होल है, वहां से सनलाइट एंटर कर रही है, तो जो लाइट का पाथ है वो आपको विजिबल होगा। विजिबल होगा किस तरीके से? जब उस पार्ट में से, जिस पाथ से लाइट आ रही है, जिस होल से लाइट आ रही है, फ्लोर पे अगर वो आ रही है, डायरेक्टली फ्लोर पे आ रही है, तो जब पार्टिकल्स वहां से मूव करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या होगा, जैसे ही लाइट के पाथ में कोई भी पार्टिकल आएगा तो वो क्या होगा, शाइन करने लगेगा, लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट को स्प्रेड कर देगा, जिसके वजह से वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली वो शाइनी अपीयरेंस आएगा और वो हमें विजिबल हो जाएगा। सो इन कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल। अगर मैं यहां पर अगेन वही लेजर वाली कंडीशन ले लेता हूं, यहां पे कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मिल्क हो सकता है या ब्लड हो सकता है, और मैं यहां से लेजर लाइट अगर पास करूं तो यहां पर मुझे जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन? सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रहेंगे। सस्पेंडेड रहेंगे मतलब हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं। जैसे मिट्टी को हमने क्या किया, सॉइल लिया और पानी के अंदर घोल दिया, तो पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो रोटेट होते हुए या मूवमेंट करते हुए हमें दिख सकते हैं। सिमिलरली सैंड प्लस वाटर, अगर सैंड पानी के अंदर डाल दिया और उस बीकर को मैंने बहुत विग्रसली शेक कर दिया तो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हुए, सेटल डाउन होते हुए हमें दिखेंगे। ओशन के अगर सीन की बात करें, जैसे ही हम पैर रखते हैं, जो काई या मड सेटल डाउन रहती है एट द बॉटम या फ्लोर पे, ओशन फ्लोर पे, वो जैसे ही हम पैर रखते हैं या फिश वहां से पास होती है तो वो मड क्या होता है, उड़ने लगता है। तो वो कैसा सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। अब ये पार्टिकल्स का साइज जो होता है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और नेकेड आइज के थ्रू हम देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल चॉक को पीस दो और वाटर के अंदर उसे मिक्स कर दो, तो जो चॉक के पीसेस है वो एकदम फाइन पाउडरिंग कर दीजिए, उसको पाउडर टाइप बना दीजिए और उसे वाटर सॉल्यूशन में मिक्स कर दीजिए, तो पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखेंगे। अगेन यहां पर कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड और पार्टिकल्स आल्सो सेटल ड्यू टू ग्रेविटी एज वेल। और इन सॉल्यूशंस को अगर मैं छोड़ दूं कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, अगर मैं उसे बिना डिस्टर्ब किए अगर छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे रेत है, रेत थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगी, या फिर मड है, मड के पार्टिकल्स जो है थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहां पर चॉक पाउडर की हम बात कर रहे हैं तो चॉक पाउडर भी थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहां पर the particles settle due to the gravity, under the action of gravity. Components की बात करें, component can be separated by filtration method. फाइन फिल्टर अगर हम यहां पर यूज करें, है ना, फाइन फिल्टर
अगर हम यूज करेंगे तो चॉक पाउडर जो है वो टोटली सेपरेट हो सकता है वाटर से, या सैंड मैंने डायरेक्टली फिल्टर के थ्रू, छन्नी जिससे हम बोल रहे हैं, अगर मैं पास करूं तो रेत उस फिल्ट्रेशन कंटेनर में रह जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. सो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड. अगेन पार्टिकल स्कैटर लाइट. अब पार्टिकल का साइज जब नेकेड आई से विजिबल नहीं था कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में, तब वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहे थे. तो जो पार्टिकल्स विजिबल है नेकेड आई से वो तो डेफिनेटली स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करेगा ही. अगेन अगर यहाँ पे मड सॉल्यूशन है तो जब लाइट, लेजर लाइट हम पास करेंगे तो क्या होगा, जो लाइट का पाथ है, जैसे ये थिएटर में भी होता है, एक प्रोजेक्टर रूम होता है, वहां से लाइट रेज आती है, तो वो लाइट रेज हमें विजिबल होती है. और अगर वहां पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वो पार्टिकल्स भी विजिबल होते हैं. तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है. तो अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन के केस की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी. नाउ हमने यहां पर एक चीज देखा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स ट्रू सॉल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्स्ड मीडियम गिव्स कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल प्लस सस्पेंडेड मीडियम गिव्स सस्पेंशन सॉल्यूशन. अब ये क्या है? सॉल्यूशन हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? सो बेसिकली व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जब भी हम कोई पार्टिकल किसी मीडियम में मिक्स करते हैं, पार्टिकल व्हेन मिक्स्ड इन एनी मीडियम वी गेट सॉल्यूशन. अब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यहां पर जो पार्टिकल, जो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं तो सॉल्ट ऐड करूंगा वाटर में, जो चीजें डिसॉल्व हो रही है, जो चीजें डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने वाली चीज यहां पर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड जो डिसॉल्व कर रहा है वो कहलाता है सॉल्वेंट. And what we will get? The solution. Which solution? The salt solution. तो यहां पर true solution के केस में solute plus solvent gives true solution. Similarly, colloidal के केस में रहता solute और solvent ही है, बस यहां पे terms थोड़े से different यूज करते हैं. Dispersed phase plus dispersed medium gives colloidal solution. And similarly, in suspended या सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्लस सस्पेंडेड मीडियम गिव्स सस्पेंशन सॉल्यूशन. वैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की हम बात करें तो ये सॉल्यूट हो गया, सस्पेंडेड मीडियम की बात करें तो ये सॉल्वेंट हो गया, डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो ये सॉल्यूट हो गया, डिस्पर्स्ड मीडियम की बात करें तो ये सॉल्वेंट हो गया. नाउ अगर सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो सॉल्यूशन के भी तीन टाइप्स होते हैं. एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एंड एक होता है सुपर सैचुरेटेड. नाउ तीनों ही चीजें आप जानते हैं और देखा भी होगा आपने. अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ लेते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, आपने एक ग्लास बीकर लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया. अब सॉल्ट के कोई पार्टिकल्स नहीं दिख रहे. दूसरा, तीसरा, चौथा, 4, 5, 6 चम्मच डालने के बाद, ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी ले लिया आपने, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए. अब उसमें 4 या 5 चम्मच नमक के बाद और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं होगा. जब सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में और ज्यादा ऐड नहीं किया जा सकता, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बात समझ में आ रही होगी. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, जब मैं सॉल्यूट और ज्यादा ऐड नहीं कर सकता, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर कंडीशंस में यहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं,
नॉर्मल टेम्परेचर पे जब और ज्यादा सॉल्यूट में ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसा सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, जब मैं सॉल्यूट और ज्यादा ऐड कर सकता हूं, जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है, और ज्यादा उसमें हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड जैसे कि चाशनी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं हम, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और जैसे जैसे हम शक्कर ऐड करते जाते हैं, वो अगर सैचुरेटेड की केस की बात करें तो इसी सॉल्यूशन को अगर मैं हीट अप कर दूं तो इसमें और ज्यादा नमक ऐड हो सकता है। अब क्यों ऐड हो सकता है, ये पार्टिकल्स जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, बीकर के पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये और दूर दूर भागने लगेंगे, जिसके वजह से मैं और इसमें क्या कर सकता हूं, सॉल्ट ऐड कर सकता हूं या शुगर ऐड कर सकता हूं। अब अल्टीमेटली जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो बर्तन के साइड में हमें शक्कर की पपड़ी या लेयर दिख सकती है, नमक का लेयर दिख सकता है। जनरली चाशनी के केस में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, जो जलेबी सेंटर है, उनकी चाशनी की अगर कढ़ाई या बर्तन की बात करोगे तो उसमें शक्कर जो है बर्तन के कंटेनर पर साइड में लगी हुई होती है। वह एक्चुअली क्यों, चाशनी जब प्रिपेयर करते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है सॉल्यूशन का, उसमें शक्कर और ज्यादा ऐड करते जाते हैं। जैसे ही ये चाशनी ठंडी होती है तो पानी अपनी वापस जगह, पार्टिकल्स अपनी जगह पर आ जाते हैं, और जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है वो बर्तन के साइड में आ जाता है, मतलब वाटर से सेपरेट हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड, जहां पर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करके और ज्यादा उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, वैसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो हम कंसेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। Concentration of solution in percentage is equal to change value upon base value into 100. Now what is concentration? अगर एक कप बीकर में या एक बीकर में मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, दूसरे बीकर में मैंने 3 चम्मच सॉल्ट ऐड किया है, तो किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा? अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करूं, दोनों ही केस में 100 ml है, तो फर्स्ट केस में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून यूज किया, दूसरे केस में 3 टेबल स्पून यूज किया, तो कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा है? 3 टेबल स्पून वाले का। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट बाय मास बाय मास, मास बाय मास। अब ये मास बाय मास क्या है? परसेंटेज, ये हम रब कर देते हैं, कंसेंट्रेशन परसेंटेज मास बाय मास। अब यहां पर मास बाय मास क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम चेंजेस यहां पर ला रहे हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो भी हम चेंजेस उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, चेंज वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, तो मास ऑफ सॉल्यूट, जितना हम सॉल्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं इन ग्राम्स और केजी, अपॉन मास ऑफ नेट सॉल्यूशन, जो ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का जो मास हो गया है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास। ओके, यहां पर हम कंसेंट्रेशन परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे? सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? एमएल में होना चाहिए, और मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनरली ग्राम में लेते हैं, इनटू 100। तो इस फॉर्मूले में हम अगर चीजों को पुटअप कर देंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो concentration of solution can be find out by two methods, that is concentration by mass, that is mass of solute upon mass of solution into 100, and concentration percentage by volume, that is mass of solute upon volume of solution into 100. Now moving ahead to the types of कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब किस तरीके से हम सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशंस को देख सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हर केस में लिक्विड ही हो। सॉल्वेंट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इन केसेस में हम कोलॉइड टाइप को कुछ पर्टिकुलर नेम देते हैं। चलो उनके बारे में हम बात करते हैं। When solid is added to solid, देखिए ये है डिस्पर्स फेज यानी कि सॉल्यूट, और ये है डिस्पर्स मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। अगर सॉलिड को सॉलिड में ऐड किया जाए तो हमें किस टाइप का कोलॉइड मिलेगा? सॉलिड सॉल्ट। इसका एग्जांपल है मिल्की ग्लास या जेमस्टोन। मिल्की ग्लास क्या हो गया? जो ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक टाइप के कलरफुल ग्लासेस जो होते हैं वो जनरली हमें सॉलिड में सॉलिड ऐड करने से मिलता है। या जेमस्टोन्स की हम बात करें तो वो जनरली सॉलिड सॉल्ट होते हैं। नाउ सॉलिड व्हेन एडेड टू लिक्विड वी गेट सॉल्ट। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एज ए एंटासिड हम यूज करते हैं, एसिडिटी हो जाती है तब। मड सॉल्यूशन, ये जो चीजें हैं वो कैसी सॉल्यूशन है? सॉलिड प्लस लिक्विड, दैट इज सॉल्ट। अब यहां पर मड कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में हमने उसको पानी में मिक्स कर दिया। जो सॉल्यूशन तैयार होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल कहलाएगा। नाउ व्हेन सॉलिड इज एडेड टू गैसियस मीडियम, ठीक है, तो यहां पर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एरोसॉल। टाइप ऑफ कोलॉइड इज एरोसॉल। एरोसॉल एयर सॉल सॉल्यूशन, ठीक है। एरोसॉल सॉल्यूशन ये क्या हो गया? स्मोक हो सकता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो सकता है। जो कार्बन पार्टिकल्स एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकल रहे हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स है ना। कंबशन के बाद जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉलिड है। वो किस में मिक्स हो रहा है? गैसियस मीडियम में मिक्स हो रहा है, और अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म कर रहा है? एरोसॉल फॉर्म कर रहा है। नाउ लिक्विड एज सॉल्यूट, लिक्विड एज सॉल्यूट हम यूज कर रहे हैं या डिस्पर्स फेज यूज कर रहे हैं, और डिस्पर्स मीडियम सॉलिड हो गया तो यहां पर हमें किस तरीके की चीजें मिलेंगी? जेल मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है? जेली हो सकता है, चीज है, बटर है, ये सारी चीजें जो है वो कैसी है? जेल। लिक्विड इन लिक्विड इट गिव्स अस इमल्शन। जो पेंट घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, इमल्शंस यूज करते हैं। मिल्क एक एग्जांपल है इमल्शन का। लिक्विड इन लिक्विड, बेसिकली यहां पर मीडियम जो है वाटर है, और मिल्क शुगर की बात करें, मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन की बात करें, ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। इन्हें मिक्स कर दिया जाए तो मिल्क फॉर्म होगा, एंड अल्टीमेटली उसे हम क्या नाम देते हैं? टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड इट इज? इमल्शन कोलॉइड। ओके, व्हेन लिक्विड इज मिक्स्ड इन गैस अगेन वी गेट एरोसॉल। एरोसॉल ही होता है, इसका नाम भी एरोसॉल होता है। इसके एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। बेसिकली यहां पर जो मीडियम है वो गैसियस मीडियम है, और इसमें लिक्विड फेज जो है वो सस्पेंडेड है या मिक्स्ड है। जैसे क्लाउड की हम बात करें तो वो एयर वहां पे मीडियम है और वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर सेटल्ड है। सिमिलरली अगर मिस्ट की बात करें तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है वो टेम्परेचर चेंज के वजह से अगर इमीडिएटली ठंडे हो जाए, कंडेंसेट हो जाए, तो वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, और वो कैसा सॉल्यूशन तैयार करेगा? एरोसॉल तैयार करेगा। मूविंग अहेड टू गैस प्लस सॉलिड। गैस एज सॉल्यूट यानी कि डिस्पर्स फेज, एंड सॉलिड एज डिस्पर्स मीडियम विल गेट फोम, जैसे कि रबर, स्पंज। अब यहां पर सॉलिड है, जैसे स्पंज की हम बात करें तो स्पंज इज अ सॉलिड, बट उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स है और वहां पर एयर फिल्ड होती है या एयर होती है।
तो ये कैसा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है? स्पंज, फोम, रबर, ये सारी चीजें जो होती है वो कैसी होती है? गैस प्लस सॉलिड, इनके एडिशन से हमें मिलता है। गैस प्लस लिक्विड गिव्स फोम विच इज अ शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो होती है वहां पर अगर मीडियम की बात करें वो जनरली लिक्विड होता है, ठीक है, और गैस पार्टिकल्स उसमें हम ऐड करते हैं जिससे लैदर फॉर्म होता है, झाग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, शेविंग क्रीम। सो ऑन दिस नोट हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइड डिस्कस कर लिए हैं। वेरियस सेपरेशन मेथड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, उनको सेपरेट करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक जो मेथड्स है वो 10 मेथड है। फिल्ट्रेशन, सेपरेटिंग फनल, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेसिकली ये जो मेथड हम कर रहे हैं ये फिजिकल मेथड है। यहां पर हम कोई केमिकल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यहां पर सिंपल फिजिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं ताकि हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट कर पाए। सो लेट अस सी फिल्ट्रेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड जैसे कोई मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का। सो यहां पर अगर हमें इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, वाटर और सैंड को सेपरेट करना है, हम क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर के थ्रू इस सॉल्यूशन को पास करेंगे। क्योंकि सैंड पार्टिकल्स का साइज ज्यादा है तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएंगे और वाटर जो है वो पास हो जाएगा। इस तरीके से फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रह जाएगा? सैंड रह जाएगा और पानी जो है वो पास हो जाएगा और कंपोनेंट्स जो हो गए सेपरेट हो गए। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, सेपरेटिंग फनल, ऑयल एंड वाटर। बेसिकली अगर केरोसिन या ऑयल, केरोसिन और पानी मिक्स हो गया है या ऑयल और वाटर मिक्स हो गया है तो हम ये प्रोसेस यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। अगर सेपरेटिंग फनल की बात हम करें तो वो कुछ बेसिकली ऐसा होता है और यहां पर लगा होता है क्लैंप, एक नॉब लगा होता है, यहां पर बीकर। नाउ इसमें सेपरेटिंग फनल जनरली हम इमिसिबल लिक्विड, जो मिसिबल और इमिसिबल दो चीजें होती है। मिसिबल क्या होगी? जब कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं सॉल्ट को वाटर में मिक्स करता हूं तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहां एडजस्ट हो जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। यहां वाटर का लेवल रेज नहीं होगा। लेकिन इमिसिबल लिक्विड्स की अगर मैं बात करूं, इमिसिबल चीजों की मैं बात करूं तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। जैसे ऑयल और वाटर, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो वो सॉल्यूशन का लेवल जो है वो रेज हो जाएगा। ना यहां पर क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, सो वाटर क्या होगा? सेटल डाउन होगा और ऑयल जो है ऊपर फ्लोट करेगा। अब मैं इस नॉब को ओपन कर दूंगा तो वाटर नीचे बह जाएगा और इस नॉब को मैं तब तक ऑन रखूंगा जब तक ये ऑयल का लेवल यहां तक ना पहुंच जाए। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? ऑयल और वाटर को सेपरेट कर सकता हूं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम इमिसिबल सॉल्यूशन या इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के मेथड में हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। नाउ मैग्नेटिक सेपरेशन आप वर्ड से ही समझ में आ रहा है। यहां बेसिक हम मैग्नेट का यूज करते हैं फॉर सेपरेशन। अगर आयरन फिलिंग्स की हम बात करें तो आयरन फिलिंग्स जो होंगे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये एक कन्वेयर बेल्ट है। नाउ बेसिकली क्या किया जाता है? उस मिक्सचर को इसके ऊपर पोर कर दिया जाएगा और ये कन्वेयर बेल्ट रोटेट करेगा।
अब इस कन्वेयर बेल्ट के एक एंड पर हम मैग्नेट लगा देते हैं। अब मैग्नेट लगाने से क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो आयरन फिलिंग्स है वो क्योंकि उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो क्या होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहां पे एक ब्रश हमने लगा दिया है। अब ये पार्टिकल्स इस कन्वेयर बेल्ट पे मैग्नेट की वजह से चिपके रहेंगे और ये ब्रश से टकराकर यहां पर ढेर लगते जाएगा। किसका भाई, आयरन फिलिंग्स का। और क्योंकि सल्फर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, वो डायरेक्टली इस तरफ आके जमा होने लग जाएगा, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और यहां पर सल्फर पाउडर जमा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम फिजिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इनमें कंपोनेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। फोर्थ की अगर हम बात करें, इवोपरेशन प्रोसेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है। वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसे हम अगर हीट कर दे या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट से वो हीट एब्जॉर्ब करके इवोपरेट होने लग जाएगा, वाटर जो है इवोपरेट होने लग जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, बर्तन में जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। तो इवोपरेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट, वाटर, इन सारी चीजों को, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। अगर इवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो वो मेथड टोटली सेम है। यहां पे भी बेसिक, अगर हम सॉल्यूशन को हीट अप कर दें, ठीक है, तो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा चेंजेस है। क्रिस्टल्स में हमें क्रिस्टल्स मिलेगा, लेकिन इवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो नमक हमें मिल रहा था कंटेनर के अंदर वो पाउडर फॉर्म में था या पाउडरी सा था, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स अगर चाहिए तो यहां पर इस प्रोसेस में जब हम हीट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड किया जाता है, कुछ ड्रॉप्स HCl के ऐड कर दिए जाते हैं ताकि जब इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा हो तो जो सॉल्ट पीछे छूट जा रहा है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में हो। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या इम्प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स से हम प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इम्प्योर कॉपर सल्फेट को पहले वाटर में डिसॉल्व कर लो और जितने भी इम्प्योरिटीज है बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप उसे रिमूव कर दीजिए। अब इस सॉल्यूशन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लीजिए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज कर सकते हैं उस क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने तैयार किया, इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया और 1-2 दिन के लिए इसे छोड़ दिया। क्या होगा, एक दिन या 2 दिन के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वो फिल्टर पेपर या वॉच ग्लास जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड हम ऐसे सॉलिड्स या ऐसी चीजों के बीच में लगाते हैं। जनरली यहां पर अभी हम सॉलिड्स यूज कर रहे हैं। जो सब्लिमेट क्या होता है, सब्लिमेट सॉलिड क्या होता है, जो अपना स्टेट सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में आए बिना। तो ऐसे सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, सब्लिमेट सॉलिड। से फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड का टेक्सचर की अगर हम बात करें वो ऑलमोस्ट सॉल्ट जैसा ही होता है, नमक जैसे ही दिखता है, लेकिन ये सब्लिमेट सॉलिड है। सो हम क्या करेंगे, इसे एक बीकर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, और इसे हीट अप करते हैं। यहां पे हमने बर्नर रख दिया,
तो बर्नर के वजह से क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और ऊपर उड़ने लगेंगे। यहां पर आप क्या कर दीजिए, कॉटन का कोई टुकड़ा लगा दीजिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो रेज होते जाएंगे धीरे धीरे वो कंडेंसेट होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली वो क्रिस्टल्स या फिर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाएंगे। जो फनल या बीकर आप फ्लास्क यूज कर रहे हैं उसके कंटेनर्स के वॉल्स के ऊपर वो जमा होने लग जाएंगे। लेकिन सॉल्ट जो है वो एज इट इज यहीं पे जमा रहेगा, सॉल्ट नीचे रहेगा और ये जो मिला हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सिमिलरली कैम्फर एंड सैंड, कपूर जो आरती में हम यूज करते हैं, कैम्फर एंड सैंड अगर मिक्स हो गए हैं तो इन्हें कैसे सेपरेट किया जा सकता है। सेम प्रोसेस, हीट कर देंगे कैम्फर, क्योंकि सब्लिमेट सॉलिड है वो वेपराइज हो जाएगा और कंटेनर्स के वॉल्स के साथ स्टिक हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। कंटेनर के अपर पार्ट में हमें कैम्फर मिल जाएगा और बॉटम पार्ट में हमें सैंड मिल जाएगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन of component, centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई होता है। जो ड्रम है उसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं और जब ड्रायर, बेसिकली ड्रायर जब ऑन होता है वॉशिंग मशीन का, वो ड्रम जो है बहुत स्पीडली रोटेट करने लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, वाटर की डेंसिटी की वजह से वाटर जो है वो दूर फेंका जाता है। दूर फेंका जाता है कहने का मतलब क्या है भाई, देख लेते हैं। जब भी आप झूले पे बैठे होंगे, वो घोड़ा वाला झूला जो होता है जनरली जो रोटेट करता है, अब इसमें क्या होता है, जब वो रोटेट करने लगता है तो वो हमें टिल्टेड दिखता है। नॉर्मल जब वो घूम नहीं रहा होता है तो स्ट्रेट रहता है, जैसे ही वो रोटेट करने लगता है वो टेढ़ा होने लग जाता है बिकॉज ऑफ वेट, उसके वेट के वजह से। सो यहां पर एक फोर्स जो एक्ट कर रहा है सेंटर से दूर, सर्कुलर मोशन पे, जब एक फोर्स होता है सेंटर की तरफ एक्ट करता है, एक सेंटर से दूर की तरफ एक्ट करता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं रस्सी में पत्थर बांध के बहुत तेजी से उसे गोल गोल घुमा रहा हूं और किसी इंस्टेंट मैंने उस रस्सी को छोड़ दिया, तो क्या होगा, अगर मैंने इस इंस्टेंट पे छोड़ा और सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा है, अब यहां सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं हम, तो स्टोन का डायरेक्शन क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन पर सीधा निकल जाएगा। ये किस फोर्स के वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। सिमिलरली ड्रम में, वॉशिंग मशीन के ड्रम में भी यही चीज हो रही है, बहुत स्पीडली ड्रम रोटेट कर रहा है, डेंसिटी के वजह से क्या होगा, पानी जो है वो पोर्स के थ्रू बाहर हो जाता है, वाटर सेपरेट हो गया और कपड़े ड्रम के अंदर रह जाते हैं और जनरली कपड़े क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इसके अलावा इस मेथड को हम फॉर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम बटर मिल्क से हम जब बटर को सेपरेट करना है बहुत विग्रेसली हम उसे रोटेट करते हैं और जो क्रीम है या जो बटर है वो फ्लोट करने लगता है और फिल्ट्रेशन मेथड या सिंपली हम बटर को सेपरेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। जैसे अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है, एक स्टैंड रहता है और इस जगह पर होल्स रहते हैं और इसमें बेसिकली टेस्ट ट्यूब डाल दिया जाता है। अब टेस्ट ट्यूब डालने के बाद इसे बहुत स्पीडली रोटेट किया जाता है। अब क्योंकि ये रोटेट हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब जो होता है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जनरली ब्लड सैंपल भरा हुआ है। तो
अगर हम इस टेस्ट ट्यूब की बात करें तो ब्लड के कंपोनेंट अलग अलग, क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है तो ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि आरबीसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे बॉटम में हमें मिलता है। उसके बाद अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की डेंसिटी होती है, ओके, प्लेटलेट्स की डेंसिटी होती है। तो सेकेंड लेयर जो हमें मिलेगी वो प्लेटलेट्स की, और सबसे कम डेंसिटी होती है प्लाज्मा की, तो वो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ब्लड टेस्टिंग जो किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। चाहे आप आरबीसी काउंट बोलिए या डब्ल्यूबीसी काउंट बोलिए या प्लेटलेट्स काउंट बोलिए, कुछ इस मेथड से, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। बहुत स्पीडली इसे रोटेट किया जाएगा। अब ये क्योंकि रोटेट हो रहा है डेंसिटी की वजह से, अलग अलग डेंसिटी की वजह से जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स। बेसिकली यहां पे अगर हम बात करें क्रोमैटोग्राफी हम कहां पे अप्लाई करते हैं, ऐसे सॉल्यूट्स के लिए यूज करते हैं जो एक ही सॉल्वेंट में मिक्स हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं कोई डाई की बात कर रहा हूं। अब ये डाई ब्लैक, ब्लू, ग्रीन कोई भी कलर का हो सकता है या मल्टीपल कलर्स का हो सकता है। तो मल्टी कलर अगर डाई है, से फॉर एग्जांपल ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन से बना हुआ है। कोई डाई हमने कंपोनेंट लिया, एक डाई लिया जो बेसिकली आरबीजी मींस रेड, ब्लू एंड ग्रीन से बना हुआ है। तो इस प्रोसेस में हमें करना क्या होता है, एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर ले लेते हैं हम, और यहां पर हम मार्क कर देंगे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर लेवल, ठीक है। और यहां पर एक पेंसिल से लाइन खींच देंगे। अब यहां से डाई का एक बूंद हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर सेंटर पे ड्रॉप कर देंगे और इसे सूखने देंगे। इसके बाद ऐसे सॉल्वेंट में हम इसे डिप करेंगे जिसमें ये डाई जो है वो क्या हो, डिसॉल्व होने लगे। अब क्योंकि ये फिल्टर पेपर है, जस्ट हमें क्या करना है, इसे जस्ट उसको टच करे, सॉल्वेंट को टच करे, कुछ इस तरीके से प्लेस करना। अब क्या होगा, पानी या फिर वो सॉल्वेंट इसमें रेज होने लगेगा। अब रेज होने लगेगा तो कुछ देर बाद हमें यहां पर कुछ अलग अलग सर्कल्स देखने को मिलेंगे। अब ये सर्कल्स के जो कलर होंगे आरबीजी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो हमें उतना ही बाहर मिलेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, एबिलिटी टू गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो से फॉर एग्जांपल अगर रेड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर ग्रीन की सॉल्युबिलिटी है और फिर ब्लू की सॉल्युबिलिटी है, तो जैसे ही ये सॉल्वेंट, क्योंकि ये फिल्टर पेपर है या ब्लॉटिंग पेपर है, तो इसमें सॉल्वेंट रेज होने लगेगा। और जैसे ही यहां पर वो सॉल्वेंट पहुंचेगा तो इसके कंपोनेंट भी डिसॉल्व होने लग जाएंगे। क्योंकि रेड की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे पहले डिसॉल्व होकर ऊपर उठने लग जाएगा। उसके बाद अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो है ग्रीन की, तो रेड के बाद कौन डिसॉल्व होना चालू होगा, ग्रीन डिसॉल्व होना चालू होगा, और उसके बाद ब्लू, एट लास्ट ब्लू। तो जो ब्लॉटिंग पेपर है उसमें जो हमें सर्कल मिलेगा वो कुछ इस ऑर्डर का होगा। सबसे ऊपर हमें रेड मिलेगा, देन ग्रीन मिलेगा एंड देन ब्लू मिलेगा। ये जनरली जो कलर कंपोनेंट्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं, उनके सेपरेशन के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे समझिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज
used when two miscible liquids. मिसिबल लिक्विड्स क्या हो गए? जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना? से फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर या एसीटोन एंड वाटर। अब इन्हें हमें सेपरेट करना है, तो यहां पे फिल्ट्रेशन मेथड या फिर इनमें से कोई भी मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एल्कोहल और वाटर जो है आपस में मिक्स्ड है। अब एक चीज याद रखना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब अप्लाई करेंगे? डिस्टिलेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करेंगे जब दो कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री से ज्यादा हो। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज करेंगे? जैसे दो कंपोनेंट्स है किसी सॉल्यूशन में और उन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें वाटर और एल्कोहल है। नाउ वाटर की हम बात करें तो वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, और यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल है वो है मान लीजिए 60 डिग्री। सो यहां पर हम डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस है तब हम डिस्टिलेशन मेथड प्रोसेस यूज करेंगे। अब क्या करेंगे? बेसिकली इसे हीट कर दिया जाएगा और डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया। और इसके कंडेंसेट होने पर हमें अलग अलग चीजें मिल जाएगी। अब देखिए कैसे। मैंने यहां बीकर को गर्म करना चालू किया। गर्म करना चालू किया तो पहले फॉर एग्जांपल 20 डिग्री या 27 डिग्री या 30 डिग्री रूम टेम्परेचर था, तो 30 से वो 60 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचेगा। 60 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचा तो एल्कोहल क्या होगा? बॉईल करना चालू करेगा, और जैसे ही वो बॉईल करने लगेगा तो वो वेपर फॉर्म में इस ट्यूब पर पहुंचने लगेगा। भाई अभी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचा, 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो ये अल्कोहल के फ्यूम्स उठने लगेंगे और ये ट्यूब के थ्रू जैसे जैसे ये ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे और अल्टीमेटली ये कंडेंसेट हो जाएंगे, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते तक अब यहां पे बर्नर ऑन है तो हीट हो रहा है। हीट हो रहा है मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक अल्कोहल जितना यहां पर प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? दूसरे बीकर में हमें मिल जाएगा। यहां क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर बच जाएगा। तो ये प्रोसेस हम कब अप्लाई करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब अप्लाई करते हैं? जब दो कंपोनेंट के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। लास्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम चीज है, लेकिन यहां पर ऐसी दो चीजों के बीच में हम इसे अप्लाई करते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं जहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो क्या हो? 25 डिग्री से कम हो। अब मेथड वही सेम चीज रहेगी। यहां से बीकर है और ये कुछ इस तरीके का, और ये हो जाएगा यहां पर कंडेंसेट। तो यहां पर हमें बीकर में मिल जाएगा। नाउ यहां पर इस केस में मान लीजिए अल्कोहल एंड एसीटोन है।
अब अल्कोहल के केस की बात करें, वो मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, या वाइस वर्सा। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो क्या होगा ना, यहां पर देखिए भाई, जैसे ही हम हीट करना चालू करेंगे तो 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा। 60 डिग्री पहुंचने के बाद अल्कोहल के फ्यूम्स तो उठने लगेंगे, लेकिन बहुत जल्द वो 70 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाएगा। तो एसीटोन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये भी फ्यूम्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसके साथ उठने लगेंगे और दोनों ही चीज हमें यहां पे मिलने लग जाएगी। लेकिन हमें तो सेपरेट करना है, तो अल्टीमेटली हम यहां पर एक फ्रैक्शनल कॉलम हम यहां पर और यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से कुछ इस तरीके का फ्रैक्शनल कॉलम हम यूज कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता है जो वेपर्स है उनको ऊपर उठने में। अब देखिए, अल्कोहल क्योंकि जल्दी बॉईल हो रहा है तो इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और अल्कोहल के फ्यूम्स जो होंगे वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। अल्कोहल यहां आ जाएगा और एसीटोन वो भी बॉईल हो रहा है, लेकिन उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर मैं 80 डिग्री सेल्सियस की बात करूं यहां पर, तो एसीटोन भी बॉईल हो रहा है, अल्कोहल भी बॉईल हो रहा है, लेकिन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट से 20 डिग्री ज्यादा है, एसीटोन सिर्फ 10 डिग्री ज्यादा है। तो किन पार्टिकल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? डेफिनेटली जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस, यहां 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा था। तो अल्कोहल के फ्यूम्स जो है काफी विग्रेसली इस तरीके से पास होते हुए दूसरे बीकर में हमें दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे, लेकिन एसीटोन की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो वो जल्दी ही कंडेंसेट होकर वापस फ्लो बैक कर जाएंगे यहां पे, और एसीटोन हमें यहां मिल जाएगा और अल्कोहल दूसरे बीकर में मिल जाएगा। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो पेट्रोलियम, गैसोलीन, जो क्रूड ऑयल होता है, उससे हम पेट्रोल या गैस ऑयल, केरोसिन, ये सारे कंपोनेंट्स हम सेपरेट करते हैं। कई सारी गैसेस जो एटमॉस्फेरिक एयर की अगर हम बात करें, इसमें से नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फिर आर्गन, ऐसी गैसेस अगर हमें सेपरेट करना है तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज करते हैं। सो ऑन दिस नोट हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। हमने सारी चीजें काफी डिटेल में देखी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ तो जरूर ही कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।